वियतनाम एक ऐसा देश जहां गोल्डन ब्रिज बादलों से होकर गुजरने का एहसास कराता है, जहां ट्रेन स्ट्रीट एक यादगार रोमांच से भर देती है, जहां है दुनिया की सबसे बड़ी गुफा और वाटर पपेट्री की पारंपरिक कला जहां पर देखने को मिलती है। वो देश वियतनाम है, जिसके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए हमारे साथ वियतनाम की यात्रा पर, आपके अपने फेवरेट इन्फिनिटी स्ट्रीम पर। वियतनाम, जिसका ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चाइना प्रायद्वीप में स्थित एक लंबा और एस आकार का देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,31,211 वर्ग किलोमीटर है और इस देश की सीमाएं उत्तर में चीन और पश्चिम में लाओस और कंबोडिया से मिलती हैं। वियतनाम की कुल तटरेखा लगभग 3,444 किलोमीटर लंबी है, जिसमें इसकी द्वीप और खाड़ियां भी शामिल हैं, जबकि केवल मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 3,260 किलोमीटर है। वियतनाम अपनी समुद्री सीमाएं चीन, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड देशों के साथ साझा करता है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत तय की गई हैं। इसके विशाल समुद्री क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर भी शामिल है, जिसे वियतनाम में पूर्वी सागर कहा जाता है। इस समुद्र से सटे महाद्वीपीय शेल्फ में तेल और प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, जो कि इस देश की आर्थिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि दक्षिण चीन सागर में चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमाओं को लेकर के बहुत बड़ा विवाद है, खासकर हुआंग सा और ट्रोंगू सा द्वीप समूहों को लेकर। साल 2025 में वियतनाम ने टोंकिन की खाड़ी में अपनी आधिकारिक समुद्री सीमाएं घोषित की हैं, जिससे इस देश के समुद्री अधिकार और भी स्पष्ट हो गए हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, जबकि सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है, जिसे पहले साइगोन कहा जाता था। हनोई इस देश का सबसे बड़ा शहर ना होते हुए भी इसकी राजधानी है, क्योंकि साल 1010 ईस्वी में ली राजवंश द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। तब से ये लगातार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र रहा है, और यही ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व आज भी इस देश की राजधानी बनाए हुए है। वियतनाम की आबादी लगभग 101.6 मिलियन है और हो ची मिन्ह सिटी, हनोई, दा नांग, हाईफोंग और बिएन हुआ इसके घनी आबादी वाले शहर हैं। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज वियतनामी है, जिसे देश के ज्यादातर लोग बोलते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में, खासकर चीन की सीमा के पास, ताई जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। वियतनाम के औपनिवेशिक इतिहास की वजह से फ्रेंच भाषा का भी यहाँ पर उपयोग होता है। इसके अलावा वियतनाम में कई जातीय समूह हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। उदाहरण के लिए, मुओंग जनजाति अपनी मुओंग भाषा बोलती है, जबकि चाम समुदाय चाम भाषा का इस्तेमाल करता है। यहाँ खमेर और चीनी समुदाय के लोग भी अपनी मातृभाषाएं बोलते हैं। धार्मिक रूप से वियतनाम एक अनोखा देश है और यहाँ पर ज्यादातर लोग किसी खास धर्म के बजाय अपनी पुरानी मान्यताओं और रिवाजों को मानते हैं, जिसमें पूर्वजों की पूजा और प्रकृति की शक्तियों में विश्वास किया जाता है। इन परंपराओं पर कन्फ्यूशियसवाद, ताओवाद और बौद्ध धर्म जैसी 3 शिक्षाओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इनके अलावा यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं और यहाँ 2 विशेष स्थानीय धर्म भी हैं, काओ दाईवाद, जो कि बहुत सारे धर्मों को मिलाकर बना है, और हो आहा ओवाद, जो कि बौद्ध धर्म का ही एक अलग रूप है। इस धार्मिक विविधता वाले देश वियतनाम का समय भारत के समय से 1 घंटा 30 मिनट आगे है और इसकी करेंसी वियतनामी डोंग है, जो वर्तमान में लगभग 0.0033 भारतीय रुपए के बराबर है। इस देश की लिटरेसी रेट 96% से ज्यादा है और इसका हेल्थ केयर सिस्टम हाइब्रिड मॉडल पर बेस्ड है, जो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से मिलकर बना है। सोशल हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए यहाँ के नागरिकों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ के नागरिक यानी वियतनामी लोग अपने मजबूत हौसले और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। ये लोग परिवार को बहुत महत्व देते हैं और बड़ों का सम्मान करना भी इनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही ये लोग प्रकृति के प्रति भी सम्मान और जुड़ाव रखते हैं। वियतनाम की कला और संस्कृति दुनिया भर में अपनी अनोखी झलक दिखाती है। यहाँ की सबसे खास कला
जल कठपुतली है, यानी वाटर पपेट्री, जिसमें कठपुतलियों को पानी की सतह पर नचाया जाता है। ये सदियों पुरानी परंपरा अक्सर गांव के जीवन, पुरानी कहानियों और इतिहास पर आधारित होती है। इसके अलावा वियतनामी सिल्क पेंटिंग्स अपनी रेशमी चमक के लिए मशहूर हैं। साथ ही डोंग हो, वुड ब्लॉक पेंटिंग, लाख की कला और मिट्टी के पारंपरिक बर्तन भी वियतनामी कारीगरी की पहचान है। इस देश की कला पर पड़ने वाला चीनी और फ्रांसीसी प्रभाव और देश के 50 से भी ज्यादा जातीय समुदायों की भागीदारी वियतनाम की कला को और भी ज्यादा रंगीन बनाते हैं। अपनी पारंपरिक कला को संजोने वाला वियतनाम अपने पारंपरिक खेलों को भी उतना ही महत्व देता है। यहाँ आज भी वोवी नाम मार्शल आर्ट्स और डाउ वाट रेसलिंग जैसे पारंपरिक खेल खेले जाते हैं। डा काउ इस देश का नेशनल स्पोर्ट माना जाता है, जिसे फुट बैडमिंटन या शटल कॉक भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों को भी काफी पसंद करते हैं। खेलों के बाद अब बारी आती है वियतनाम के इतिहास को जानने की, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि इस देश को अपना ये नाम कैसे मिला। तो वियतनाम का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, वियत और नाम। इनमें से वियत शब्द एक बहुत पुरानी जाति से आया है, जो हजारों साल पहले दक्षिणी चीन और उत्तरी वियतनाम के क्षेत्रों में रहती थी। और यहाँ पर नाम का मतलब है दक्षिण। चीन के संदर्भ में वियत जाति के लोगों का जो इलाका उसके दक्षिण में था, उसे दक्षिण का वियत यानी वियतनाम कहा गया। इस तरह वियतनाम का अर्थ हो गया दक्षिण की वियत जनता का देश। इस नाम का इतिहास 19वीं सदी से जुड़ा है, जब न्यूगियन राजवंश ने इसे पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनाया। उन्होंने ये नाम अन्नाम की जगह लिया, जिसका इस्तेमाल पहले चीन के लोग इस क्षेत्र के लिए करते थे। अन्नाम का मतलब था शांत दक्षिण, और ये नाम चीन के ऐतिहासिक प्रभाव को दिखाता था। वियतनाम नाम को चुनकर न्यूगियन राजवंश ने चीन से अलग अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की। ये नाम न केवल वियतनाम की भौगोलिक स्थिति और लोगों की कहानी को बताता है, बल्कि इस देश की संस्कृति और आजादी की पहचान भी है। वियतनाम का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो मानव सभ्यता के शुरुआती केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच गीले धान की खेती हुई थी, जो इस देश की समृद्ध प्राचीन कृषि संस्कृति का प्रमाण है। इसके अलावा यहाँ उस समय धातु की खोज भी हुई थी, जो तकनीकी प्रगति का संकेत देती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ हुंग राजवंश ने वैन लांग राज्य की स्थापना की, जिसे वियतनाम का पहला राज्य माना जाता है। इस राज्य से विकसित हुई डोंग सोन सभ्यता या रेड रिवर सभ्यता, जिसकी सबसे खास पहचान उसके डोंग सोन कांस्य ढोल हैं, जो केवल संगीत वाद्य यंत्र नहीं थे, बल्कि सामाजिक स्थिति और शक्ति का प्रतीक भी थे। इस देश के इतिहास में विदेशी आक्रमणों का लंबा सिलसिला रहा है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जब चीन के पहले संगठित राजवंश चीन राजवंश ने इस क्षेत्र पर हमला किया, तो वियतनामी लोगों ने बहादुरी से उसका सामना किया। ये टकराव विदेशी शासन के खिलाफ उनके संघर्ष की शुरुआत थी। इसके बाद 2री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर लगभग 1000 साल तक वियतनाम पर हान, सुई और तांग जैसे कई चीनी सामंती राजवंशों का नियंत्रण रहा। इसी दौरान चीनियों ने इस क्षेत्र को अन्नाम नाम दिया। ये नाम चीन की अधीनता और दृष्टिकोण को दर्शाता था। इस दौरान वियतनामी लोगों ने लगातार अपनी पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता को बचाने के लिए संघर्ष किया। 938 ईस्वी में बच डांग नदी पर हुई ऐतिहासिक जीत ने वियतनाम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इस जीत ने 1000 साल से चले आ रहे चीनी शासन का अंत कर दिया और वियतनाम को अपनी स्वतंत्रता वापस मिली। इसके बाद नोक, दिन्ह और अर्ली ले जैसे राजवंशों ने एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। इसके बाद ली राजवंश के शासनकाल में इस देश को दई वियत कहा जाने लगा, जिसका मतलब था महान वियत का देश। आगे चलकर ट्रान और लेसो जैसे राजवंशों ने भी इसी नाम को अपनाया। इस दौरान वियतनाम ने न केवल अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को मजबूत किया, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और कानून के क्षेत्रों में भी बहुत प्रगति की। ये युग वियतनामी राष्ट्रवाद, कला और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन 16वीं शताब्दी से दई वियत में सामंती व्यवस्था कमजोर होने लगी
जहां यूरोपीय देश पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दई वियत गृह युद्ध और आपसी संघर्षों में उलझा रहा। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए 1858 से 1945 तक लगभग 100 साल के लिए फ्रांस ने वियतनाम को अपना उपनिवेश बना लिया। इसी फ्रांसीसी शासन के दौरान 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम का गठन हुआ, जिसने देश की आजादी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब फ्रांस जर्मनी से हारकर कमजोर पड़ गया, तो जापान ने इस स्थिति का फायदा उठाकर वियतनाम पर कब्जा कर लिया, और जब 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया, तो वियतनाम में एक राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया। इस स्थिति का फायदा उठाकर हो ची मिन्ह के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना हुई और वियतनाम को आजाद घोषित कर दिया गया। लेकिन फ्रांस ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण डीएन बीएन फू की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में वियतनाम की जीत ने 1954 में फ्रांसीसी शासन का पूरी तरह अंत कर दिया। लेकिन इस जीत के बाद हुए जिनेवा समझौते ने देश को 2 हिस्सों, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया। इसके बाद उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच एक लंबा और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया, जिसमें उत्तरी वियतनाम की जीत हुई और इस देश के दोनों हिस्सों को मिलाकर 1976 में एकीकृत देश बनाया गया, जिसे सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम नाम दिया गया। युद्ध के बाद की चुनौतियों के बावजूद 1986 में शुरू हुई दोई मोई यानी सुधार नीति ने वियतनाम को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाया, जिससे वियतनाम एक कृषि आधारित देश से औद्योगिक और सेवा आधारित राष्ट्र में बदल गया और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। इस देश के संघर्ष और एकता को इसके राष्ट्रीय प्रतीकों में भी देखा जा सकता है। इस देश का राष्ट्रीय ध्वज लाल रंग का है, जिसके बीच में एक चमकदार सुनहरा 5 कोनों वाला तारा बना है। लाल रंग जहां क्रांति और संघर्ष को दर्शाता है, वहीं सुनहरा तारा इस देश के 5 प्रमुख वर्गों किसान, सैनिक, मजदूर, बुद्धिजीवी और व्यापारी की एकता को दर्शाता है। और इसका नेशनल एम्बलम एक लाल रंग की गोल डिस्क है, जिसमें बीच में सुनहरा तारा है। इसके चारों ओर सुनहरी चावल की बालियां हैं, जो इस देश की कृषि, समृद्धि और खुशहाली को दर्शाती है। और इसके नीचे एक पहिया बना हुआ है, जो मेहनत, प्रगति और औद्योगिक विकास का प्रतीक है। इसके नीचे देश का नाम वियतनामी भाषा में लिखा हुआ है। इन राष्ट्रीय प्रतीकों के बाद अब बारी आती है इस देश के भूगोल को जानने की। तो वियतनाम को मुख्य रूप से 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है: नॉर्दर्न वियतनाम, सेंट्रल वियतनाम और सदर्न वियतनाम। नॉर्दर्न वियतनाम का क्षेत्र हाई वैन दर्रे के उत्तर में स्थित है, जिसमें चीन की सीमा से सटे पहाड़ी क्षेत्र जैसे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट शामिल हैं। इन पथरीली चोटियों में वियतनाम की सबसे ऊंची चोटी फांसी पान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3147.3 मीटर है और इसे इंडो चाइना की छत भी कहा जाता है। जबकि वियतनाम का लोएस्ट पॉइंट समुद्र तल है, जो दक्षिण चीन सागर या वियतनाम के पूर्वी सागर में स्थित है। इस क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा रेड रिवर डेल्टा है, जो न केवल इस देश की राजधानी हनोई का घर है, बल्कि ये वियतनाम की प्राचीन सभ्यता का केंद्र भी रहा है। अपनी उपजाऊ भूमि के कारण ये डेल्टा वियतनाम की अनाज की टोकरी कहलाता है और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। बात करें सेंट्रल वियतनाम की, तो ये क्षेत्र मुख्य रूप से अन्नाम कोर्डिलेरा पर्वतमाला और इसके तटीय क्षेत्रों से मिलकर के बना है। अन्नाम कोर्डिलेरा वियतनाम और लाओस के बीच एक प्राकृतिक सीमा की तरह फैली हुई है। इस क्षेत्र के तटीय हिस्से जैसे नॉर्थ सेंट्रल कोस्ट और साउथ सेंट्रल कोस्ट समुद्र और पर्वतों के बीच की संकरी पट्टियां हैं। ये इलाके अपनी सुंदरता के साथ साथ अक्सर चक्रवातों और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रभावित होते हैं। इनके अलावा सेंट्रल वियतनाम का एक और प्रमुख भाग है सेंट्रल हाईलैंड्स, जो कि एक ऊंचा और हरा भरा पठारी क्षेत्र है। यहाँ की काली मिट्टी खास तौर पर कॉफी उत्पादन के लिए जानी जाती है और इसी की वजह से वियतनाम आज ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। इस क्षेत्र में एडे और जराई जैसे स्वदेशी समुदाय भी रहते हैं, जो कि यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। और सदर्न वियतनाम का सबसे प्रमुख हिस्सा मेकोंग रिवर डेल्टा है,
जो हाई वैन दर्रे के दक्षिण में स्थित है। इसे भी अनाज की टोकरी कहा जाता है, जो रेड रिवर डेल्टा से भी ज्यादा बड़ा और उपजाऊ है। ये क्षेत्र अपने चावल के खेतों, नदियों के नेटवर्क और तैरते बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। इन 3 भौगोलिक क्षेत्रों के अलावा वियतनाम में कई द्वीप समूह भी हैं, जिनमें से फू क्वॉक वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है, जो भौगोलिक रूप से कंबोडिया के काफी नजदीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से वियतनाम का ही हिस्सा है। इसके अलावा स्प्रेटली आइलैंड्स और पैरासेल आइलैंड्स जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप समूह भी हैं, जो वियतनाम के समुद्री क्षेत्र का हिस्सा हैं। हालांकि इन पर कई अंतर्राष्ट्रीय दावे भी हैं, इसलिए इन्हें विवादित क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद यहाँ की जलवायु को जाने तो ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसमें 2 मौसम होते हैं, एक गर्म और बरसाती मौसम और दूसरा ठंडा और सूखा मौसम। इस देश की भौगोलिक बनावट की वजह से उत्तर में ठंडी सर्दियां और दक्षिण में तेज गर्मियां होती हैं। गर्मियों और पतझड़ के दौरान यहाँ पर अक्सर टाइफून आते हैं, जो कि भारी बारिश और तेज हवाएं लाते हैं। जलवायु के बाद अब बारी आती है जैव विविधता की। तो वियतनाम इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पर कई तरह के इकोसिस्टम मौजूद हैं, जैसे पहाड़ी वर्षावन, मैंग्रोव, नदियों के दलदल और संकरी घाटियाँ। यहाँ के मैदानी इलाकों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बम्बू फॉरेस्ट और तटीय मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पाम, मैंग्रोव और बम्बू ट्रीज भी पाए जाते हैं, और बम्बू यानी बांस को तो वियतनाम का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। यहाँ पर कोकोनट, जैक फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, मैंगो और कुमक्वाट जैसे फलदार पेड़ भी पाए जाते हैं, जो यहाँ की जलवायु को दर्शाते हैं। इस देश का राष्ट्रीय फूल लोटस है। इसके अलावा वियतनाम में ऑर्किड, प्लूमेरिया और गुलमोहर जैसे फूल भी खिलते हैं। यहाँ के जंगलों में इंडो चाइनीज टाइगर, एशियन एलिफेंट, बेयर, वियतनाम का राष्ट्रीय पशु मानी जाने वाली वाटर बफलो और रेड शैंक्ड डूक लैंगूर जैसी लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा व्हाइट विंग्ड वुड डक, ग्रेट हॉर्नबिल और वियतनामीज फेजेंट जैसे पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। इनके अलावा यहाँ एक पौराणिक पक्षी लैक बर्ड को भी बहुत महत्व दिया जाता है। ये पक्षी वियतनामी लोगों की चुनौतियों पर विजय पाने की भावना का प्रतीक है, और इसलिए इसे इस देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। और अपनी इस समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए वियतनाम में कई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए हैं। इनमें वियतनाम के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान कूक फुओंग के अलावा फोंग ना के बैंग, कैट बा और बाबे नेशनल पार्क भी प्रमुख हैं। साथ ही यहाँ पर त्रासू बर्ड सैंक्चुरी और कैन गियो मैंग्रोव बायोस्फीयर रिजर्व जैसे इकोसिस्टम्स भी मौजूद हैं। और अब इकोसिस्टम से आगे बढ़कर जानते हैं इस देश की नदियों के बारे में। तो वियतनाम की नदियों में से देश के दक्षिणी हिस्से में बहने वाली मेकोंग रिवर और उत्तरी हिस्से की रेड रिवर प्रमुख हैं। मेकोंग रिवर दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 4350 किलोमीटर है। ये तिब्बत के पठार से निकलकर 5 देशों चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया से होते हुए वियतनाम पहुंचती है। वियतनाम में ये नदी एक बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे 9 ड्रैगन की नदी भी कहते हैं। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वियतनाम में प्रवेश के बाद इसकी मुख्य धाराएं 9 अलग अलग शाखाओं में बंट जाती हैं। वियतनामी संस्कृति में ड्रैगन को शुभ और शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए इसकी 9 विशाल धाराओं की तुलना 9 ड्रैगन से की गई है, जो इस क्षेत्र में पानी और उपजाऊपन लाते हैं। ये डेल्टा अपनी खेती, खासकर चावल की खेती और अनोखी नदी आधारित संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। वहीं रेड रिवर उत्तरी वियतनाम की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसे इसके पानी में मौजूद लाल मिट्टी और आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल नदी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1149 किलोमीटर है, जिसमें से वियतनामी क्षेत्र में इसका हिस्सा 510 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। ये नदी राजधानी हनोई से होकर के बहती है और एक घनी आबादी वाला रेड रिवर डेल्टा बनाती है, जो कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 2 प्रमुख नदियों के अलावा वियतनाम में और भी कई महत्वपूर्ण नदियां हैं, जैसे डोंग नाई नदी, जिसकी लंबाई करीब 586 किलोमीटर है। ये पूरी तरह सिर्फ वियतनाम में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो साइगोन नदी हो ची मिन सिटी की पानी की जरूरतों को पूरा करती है, जबकि परफ्यूम नदी और नोक डोंग नदी
अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। वियतनाम की प्रमुख नदियों के बाद अगर झीलों के बारे में जाने तो यहाँ पर कई खूबसूरत और महत्वपूर्ण झीलें हैं। इनमें से बाबे झील प्राकृतिक मीठे पानी की झील है और थाक बा झील एक बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। हनोई की वेस्ट लेक और हो आन किम झील भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। वियतनाम की नदियां और झीलें कृषि, परिवहन, पर्यटन और बिजली उत्पादन के लिए देश के जीवन का आधार है। जैसे इस देश की अर्थव्यवस्था जो इस देश को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रमुख आधार बनती है। वियतनाम की एक डायनेमिक, सोशलिस्ट ओरिएंटेड, मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी है जो मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और सी फूड जैसे क्षेत्रों से होने वाले मजबूत एक्सपोर्ट पर आधारित है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर भी। तो वियतनाम की एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर है और चावल का एक टॉप ग्लोबल सप्लायर है। यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात होता है। इसके साथ साथ वियतनाम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ पर नई सड़कें, रेलवे लाइनें, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। साथ ही मजबूत बंदरगाह नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे वियतनाम एक क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में उभर सके। और जहाँ तक इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात है तो वियतनाम एक समाजवादी गणतंत्र और एक दलीय राज्य है, यानी सोशलिस्ट रिपब्लिक और वन पार्टी स्टेट। यहाँ सरकार और समाज दोनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है। इस पार्टी के महासचिव को देश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं। इस देश की सबसे बड़ी कानूनी और निर्णय लेने वाली संस्था नेशनल असेंबली है। न्यायपालिका भी इसी असेंबली के प्रति जिम्मेदार होती है। इस देश को प्रशासनिक रूप से प्रोविंस यानी प्रांतों में बांटा गया है, जिनकी संख्या पहले 63 हुआ करती थी, लेकिन साल 2025 में ये संख्या 34 हो गई है। इसमें 28 प्रांत और 6 केंद्रीय शासित शहर शामिल हैं। प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश आगे जिलों में बांटे जाते हैं और जिले फिर आगे कम्यून, वार्ड या कस्बों में। क्षेत्रफल के हिसाब से लाम डोंग वियतनाम का सबसे बड़ा प्रांत है और हंग येन सबसे छोटा प्रांत है। इन्हीं प्रांतों से होकर गुजरते हैं यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जिनकी यात्रा की शुरुआत हम करेंगे नॉर्दर्न वियतनाम में स्थित राजधानी हनोई से, जहाँ पर आपको प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक शहरों का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। यहाँ की ऐतिहासिक गलियां और औपनिवेशिक इमारतें पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। इस शहर की सबसे खास जगह होन किम झील है, जिसके बीच में एक मंदिर है। इस झील से जुड़ी एक पुरानी कहानी है कि यहाँ के एक राजा को एक जादुई तलवार मिली थी, जिससे उन्होंने चीन के आक्रमणकारियों को हराया। बाद में एक विशाल कछुआ उस तलवार को वापस लेने झील में आया ताकि उसके दैवीय मालिक को तलवार लौटाई जा सके, और तब से इस झील को तलवार वापस करने वाली झील भी कहा जाता है। इस झील के पास है हनोई का ओल्ड क्वार्टर, जो अपनी संकरी गलियों के लिए मशहूर है। इनमें से हर गली का नाम किसी खास व्यापार पर रखा गया है, जैसे हैंग बाग गली जहां चांदी के गहने बेचे जाते थे, और हैंग गियाई जहां कागज का काम होता था। हनोई में ही आपको मिलेगी ट्रेन स्ट्रीट। जब आप घरों और कैफे के बिल्कुल पास से ट्रेन को गुजरते हुए देखेंगे तो ये आपके लिए एकदम नया और रोमांचक अनुभव होगा। हनोई में ही स्थित है थंग लोंग का इंपीरियल सिटाडेल, जो कई शताब्दियों तक वियतनाम का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा और आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हनोई के पास ही हा लोंग बे है, जो अपने हजारों चूना पत्थर के द्वीपों के लिए दुनिया भर में मशहूर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ की पन्ने की तरह हरी दिखने वाली खाड़ी में नाव की सैर करना एक अनोखा अनुभव है, जहाँ पर आप सरप्राइज केव जैसी गुफाओं और टी टॉप आइलैंड जैसे द्वीपों को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा हनोई से थोड़ी दूर सा पा के पहाड़ों में आप हरे भरे चावल के खेत और रंगीन आदिवासी समुदायों को देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग करके आप वियतनाम की सबसे ऊंची चोटी फांसी पान तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और खास जगह निन्ह बिन है, जहाँ पर आप पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी में नाव की सवारी का आनंद लेते हुए धान के खेतों और प्राचीन गुफाओं का बेहतरीन अनुभव ले सकते हैं, जिसे लेने के बाद अब हम चलते हैं सेंट्रल वियतनाम
एक ऐसा क्षेत्र जहां पर इतिहास, प्रकृति और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। यहाँ दा नांग एक आधुनिक शहर है जो अपने खूबसूरत पुलों और शांत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे खास आकर्षण गोल्डन ब्रिज है। लगभग 150 मीटर लंबा ये ब्रिज 2 विशाल पत्थर के हाथों पर टिका हुआ है। इस पुल पर कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो आप बादलों के ऊपर चल रहे हो। यहाँ से आसपास के पहाड़ों का अद्भुत नजारा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके पास ही मार्बल माउंटेन्स हैं, जो 5 संगमरमर की पहाड़ियों का एक समूह है। यहाँ गुफाओं, सुरंगों और बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए ट्रैकिंग करना एक रोमांचक अनुभव होगा। दानांग से कुछ ही दूरी पर यूनेस्को साइट्स में शामिल होई आन का प्राचीन शहर है। ये शहर एक पुराना व्यापारिक बंदरगाह था, जहाँ पर चीनी, जापानी और यूरोपीय व्यापारी आते थे, जिसकी वजह से यहाँ की वास्तुकला में इन सभी संस्कृतियों का खूबसूरत मेल दिखाई देता है। शाम होते ही यहाँ की गलियां रंगीन लालटेनों की रोशनी से जगमगा उठती हैं, जिससे पूरा माहौल जादुई हो जाता है। वहीं ह्यू, जो कभी न्यूगियन राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, वो अपनी शाही गढ़ और प्राचीन कब्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस यूनेस्को हेरिटेज साइट के शाही महल और थेन मू पगोड़ा आपको वियतनाम के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएंगे। और अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो यूनेस्को साइट्स में शामिल फोंग ना के बैंग नेशनल पार्क आपके लिए ही है। इसे गुफाओं का साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों गुफाएं हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सोन डुंग है, जो कि एडवेंचर पसंद करने वाले पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसमें एक गगनचुंबी इमारत खड़ी हो सकती है। और इस गुफा की छत में 2 बड़े सिंक होल्स हैं, जिनसे प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है। और इन सिंक होल्स के नीचे घने जंगल विकसित हो गए हैं, इसलिए इन्हें अक्सर जंगल के अंदर जंगल कहा जाता है। इस गुफा में एक बहती हुई अंडरग्राउंड रिवर भी है, जो इसे और भी रहस्यमय और अद्भुत बनाती है। इसके साइज और इसमें मौजूद आर्द्रता से यहाँ पर कोहरा और बादल भी बनते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में एक एडवेंचरस ट्रिप होगी। तो ये एक्सपीरियंस लेते हुए अब आगे हम सदर्न वियतनाम पहुंचेंगे, जहाँ मेकोंग डेल्टा है। यहाँ पानी में बने रास्ते, हरे भरे बागान और सबसे खास तैरते हुए बाजार हैं, जैसे काई रांग फ्लोटिंग मार्केट। इन बाजारों में नावों पर ताजे फल और सब्जियां बेची जाती हैं। यहाँ पर आकर के इन फ्लोटिंग मार्केट को देखना और इनसे खरीदारी का अनुभव लेना आपके लिए बहुत ही खास होगा। इसी तरह फू क्वॉक आइलैंड, जो कि अपनी सफेद रेत वाले समुद्र तटों और साफ नीले पानी के लिए जाना जाता है, उसमें आप स्नॉर्कलिंग और डाइविंग का मजा ले सकते हैं। और अब आगे वियतनाम की सबसे बड़ी नगरी हो ची मिन सिटी भी घूमने लायक जगह है, जो कि एक आधुनिक शहर होने के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। यहाँ की कू ची सुरंगें वियतनाम युद्ध की गाथा सुनाती हैं, जबकि वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम वियतनाम युद्ध की भयावहता को दर्शाता है। इन्हें देखकर वियतनाम के संघर्ष को महसूस किया जा सकता है। तो इन सब टूरिस्ट स्पॉट्स और हेरिटेज साइट्स के जरिए वियतनाम को बहुत करीब से जाना जा सकता है। और इसी तरह इसके त्योहार भी तो इस देश के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वियतनाम का सबसे खास त्योहार टेट न्यूगेन डान माना जाता है, जिसे चंद्र नव वर्ष या लूनर न्यू ईयर कहते हैं। कई दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दौरान परिवार एक साथ मिलकर के अपने घरों को साफ करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन घरों की सफाई करने से पुरानी बुरी किस्मत दूर हो जाती है। इस त्योहार में लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और उनके सम्मान में फूल, फल और धूप चढ़ाते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी का भव्य नजारा होता है और बड़े बुजुर्ग बच्चों को लाल लिफाफों में भाग्यशाली पैसे यानी ली जी देकर उनकी खुशी और समृद्धि की कामना करते हैं। इस त्योहार के दौरान पूरे वियतनाम में रंगीन परेड होती हैं, जिनमें ड्रैगन डांस और लायन डांस जैसे पारंपरिक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। टेट के बाद वियतनाम का दूसरा सबसे लोकप्रिय त्योहार ट्रंग थू फेस्टिवल आता है, जो खास तौर पर बच्चों का फेस्टिवल है। इस दौरान रंग बिरंगे लालटेनों की परेड निकलती है, लोग पारंपरिक मून केक खाते हैं और साथ ही ड्रैगन और लायन डांस का आनंद लेते हैं।
इसी तरह हुंग किंग्स टेम्पल फेस्टिवल भी अपने आप में बहुत खास है। ये फेस्टिवल वियतनामी राष्ट्र के महान संस्थापकों हुंग राजाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसका मुख्य समारोह फू थू प्रांत में होता है, जहां हजारों तीर्थयात्री पहाड़ पर बने मंदिर तक चढ़कर के प्रार्थना करते हैं। इस उत्सव में पारंपरिक ड्रेस में परेड और पारंपरिक खेल भी शामिल होते हैं, जो कि वियतनाम की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। वहीं परफ्यूम पगोड़ा फेस्टिवल वियतनाम की सबसे बड़ी बौद्ध तीर्थ यात्रा है, जो हनोई के पास हुओंग टिच पहाड़ों में होती है। ये तीर्थ यात्रा एक शांत नाव की सवारी के साथ शुरू होती है और फिर गुफाओं और पगोड़ा तक पैदल या केबल कार के जरिए पहुंचकर लोग नए साल में समृद्धि और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा का भी यहाँ पर विशेष महत्व है, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक बेहद खास दिन होता है और इस दिन मंदिरों में प्रार्थना, दान पुण्य और झांकियों का आयोजन किया जाता है। इनके साथ साथ सेंट्रल वियतनाम में मनाया जाने वाला हुए फेस्टिवल भी खास होता है, जो एक इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल है। ये हुए शहर की समृद्ध शाही विरासत का जश्न मनाता है। इस दौरान स्ट्रीट फेस्टिवल से लेकर के कल्चरल परफॉर्मेंसेस, पारंपरिक ओ दाई फैशन शो और म्यूजिक परफॉर्मेंस तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो इस शहर के इतिहास और कला को एक साथ लाते हैं। इसके अलावा लिम फेस्टिवल, जो कि बाक निन्ह प्रांत में मनाया जाता है, वो पारंपरिक क्वान हो सिंगिंग के लिए मशहूर है, जो लव डुएट सिंगिंग होती है। इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी मिला है। ये फेस्टिवल प्रेम और लोक संगीत की सुंदरता को दर्शाता है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के साथ ही वियतनाम का राष्ट्रीय दिवस हर साल 2 सितंबर को पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन 1945 में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इस दिन देश भर में परेड, झंडारोहण और आतिशबाजी होती है। इन त्योहारों की ही तरह यहाँ का जायका भी बहुत ही खास है और वियतनाम की कुछ फेमस डिशेस में शामिल है फो, जो कि एक वर्ल्ड फेमस नूडल सूप है, जिसमें नमकीन शोरबा, चावल के नूडल्स, ताज़ी जड़ी बूटियां और मीट का उपयोग होता है। बान मी, जो कि क्लासिक वियतनामी बैगेट सैंडविच है। बान सेओ एक नमकीन और कुरकुरा पैनकेक है और गोई कुओन फ्रेश स्प्रिंग रोल्स हैं। हनोई का बुंचा भी काफी फेमस है, जिसमें ग्रिल्ड मीट और नूडल्स होते हैं। वहीं सेंट्रल वियतनाम की खास डिश बुन बो हुए अपने मसालेदार स्वाद और हुए फेस्टिवल के दौरान खास तौर पर परोसे जाने के लिए जानी जाती है। यहाँ पर मिलने वाली वेजिटेरियन डिशेस चाय कहलाती है, जिनमें फो चाय बिना मीट का नूडल सूप होता है, बान मी चाय वेजिटेरियन सैंडविच है और गोई कुओन चाय वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल्स हैं। यहाँ मीठे में चे बा माऊ, चे बाफ और चे चुओई का स्वाद लिया जा सकता है, जो कि मिठास से भरपूर वियतनामी डेजर्ट सूप होते हैं। इनके अलावा बान डाउ झान मूंग दाल से बना एक मीठा और टेस्टी केक होता है। बान रान मूंग दाल की स्टफिंग वाले फ्राइड राइस बॉल्स होते हैं और केम सोई मीठे चावल के साथ परोसे जाने वाली आइसक्रीम है। बात करें फेमस ड्रिंक्स की, तो वियतनामी कॉफी, खासकर एग कॉफी यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा यहाँ की लोटस टी और ग्रीन टी भी काफी मशहूर है, जो अपनी खुशबू और ताजगी के लिए जानी जाती है। वैसे गर्मियों में यहाँ के लोग गन्ने का रस और ताज़ा नारियल पानी पीना प्रेफर करते हैं। और अब आगे स्वाद के बाद हम जानते हैं वियतनाम की ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में। तो यूं तो वियतनाम में 50 से भी ज्यादा जातीय समूह हैं और उनमें से हर एक की अपनी अलग ट्रेडिशनल ड्रेस है। एग्जाम्पल के लिए हमोंग लोगों की रंग बिरंगी स्कर्ट और कशीदाकारी शॉल बहुत ही मशहूर है, जबकि ताई, दाओ और थाई जैसी जातियों की अपनी अलग अलग शैलियां हैं। लेकिन इनके बावजूद वियतनाम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाक ओ दाई है, जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। महिलाओं के लिए ओ दाई एक लंबी फिटिंग वाली ट्यूनिक होती है, जिसे लूज पैंट के ऊपर पहना जाता है। वहीं पुरुषों का ओ दाई घुटनों तक आने वाला एक ढीला अंगरखा होता है, जिसे पैंट के साथ पहना जाता है। ये पोशाक वियतनाम के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओ दाई के साथ ही यहाँ का एक और बेहद खास प्रतीक है कॉनिकल हैट। पाम के पत्तों से बनी ये टोपी
धूप और बारिश से बचाव करती है और वियतनाम की ग्रामीण जीवन और संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। वियतनाम के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब यहाँ की कुछ जरूरी बातों को भी जान लेते हैं, ताकि एक टूरिस्ट के तौर पर आपकी यात्रा आसान और यादगार बन सके। जैसे कि वियतनाम की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान जरूर करें। जब आप मंदिरों और पगोड़ा जैसे धार्मिक स्थलों पर जाएं, तो शालीन कपड़े पहने। किसी के घर या मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते उतार दें। बिना अनुमति लिए किसी की फोटो ना खींचे। अपनी महंगी चीजों और ज्यादा पैसे का प्रदर्शन करने से बचें। खाने के समय चावल के कटोरे में अपनी चॉपस्टिक को सीधा ना डालें, क्योंकि ये मृतकों को चढ़ावा माना जाता है। पब्लिक प्लेस पर ज्यादा अफेक्शन ना जताएं और राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा लेने से बचें। और इस तरह इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी इस यात्रा को और भी ज्यादा खुशनुमा बना सकेंगे। वैसे वियतनाम घूमने के लिए खुशनुमा मौसम आमतौर पर दिसंबर से अप्रैल तक रहता है। भारतीय नागरिकों को वियतनाम जाने के लिए पासपोर्ट के साथ साथ वीजा की भी जरूरत होती है। भारत के कई बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से वियतनाम के प्रमुख शहरों के लिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए अपने लिए घूमने का सही समय चुनिए और वियतनाम की यात्रा का शानदार अनुभव ले आइए। और हाँ, वहाँ से लौटते समय कुछ खास यादगार जरूर साथ लेते आइए, जैसे वियतनाम की ट्रेडिशनल ड्रेस ओ दाई, कॉनिकल हैट्स, सिल्क से बने स्कार्फ, लाख के नक्काशीदार बर्तन, हाथ से बनी रेशमी लालटेनें, मिनिएचर वाटर पपेट्स, कशीदाकारी और बांस से बने प्रोडक्ट्स। वैसे अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो वियतनामी कॉफी, लोटस टी और ग्रीन टी भी साथ ला सकते हैं, और कोकोनट कैंडी भी। तो फिर देर किस बात की, आप वियतनाम की यात्रा का प्लान बनाइए। और जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि इस यात्रा का आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वियतनाम देश की ये यात्रा आपको पसंद आई तो इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इन्फिनिटी स्ट्रीम चैनल पर ऐसी ही ढेरों डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक और नई डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी धन्यवाद।